लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बेटा लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जैसे मान लो ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है। डीएनए का मान लो ये फ्रेगमेंट है, ऐसे है ना। ये एक डीएनए है और इस पे ये न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था बेटा प्रमोटर रीजन एक था, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्रमोटर रीजन देखा था। ये प्रमोटर रीजन है जो टाटा बॉक्स है एक्चुअली यहाँ पे, क्योंकि 80 रिच सीक्वेंस यहाँ पे होते हैं, इसलिए इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो टर्मिनेटर, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से होती हुई यहाँ तक पहुंचेगी बेटा, फिर क्या होगा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा मैसेंजर आरएनए, यहाँ तक ही जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहां से लेके बेटा और यहां तक का जो हमारा प्लेस था ये क्या था? जीन था, एक वन जीन था ये, ठीक है। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने देखा था। ये जो था बेटा ये क्या था? नीचे वाले को हम क्या बोलते थे? नीचे वाले को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते थे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते थे। ऊपर वाले को हम इसको क्या बोलते थे? टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते थे इसको हम लोग। इसमें सेंस स्टैंड कौन है? टेम्पलेट है या कोडिंग है? बता सकते हो? टेम्पलेट को बोलेंगे या कोडिंग को बोलेंगे? कोडिंग को बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब इसके जो जो स्ट्रक्चरल जीन है, जीन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा जीन के बारे में, है ना। तो आप लोग हेडिंग दो द जीन, है ना। जीन, जीन क्या होता है ना। जीन में लिखो आप लोग, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, gene is the functional unit of inheritance, functional unit of inheritance, ठीक है, full stop, continue। the DNA sequence, the DNA sequence codes for transfer RNA, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए के लिए कोडिंग हो सकती है बेटा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, है ना। इन तीनों के लिए कोडेड हो सकता है। ट्रांसफर आरएनए, आरएनए का मतलब कि राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर आरएनए। अब इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए। ऑल्सो क्या लिखा आपने? क्या लिखा? द डीएनए सीक्वेंस कोड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए, also defined as a gene, defined as a gene, ठीक है। नेक्स्ट सिस्ट्रॉन, हेडिंग दो सिस्ट्रॉन। बेटा सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन जो होता है एक्चुअल में ये जीन को ही सिस्ट्रॉन बोलते हैं। पहले हम लोग जीन यूज करते थे, आजकल हम लोग सिस्ट्रॉन यूज करते हैं जीन के जगह, है ना। वो जीन ही है जिसको हम सिस्ट्रॉन बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन में लिखिए द टर्म जीन इज, the term gene is, the term gene is nowadays being replaced by, the term gene
the term gene is nowadays being replaced by cistron. ठीक है, सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए that's code for a polypeptide, that codes for a polypeptide, or लिखिए, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, segment of DNA, cistron is a segment of DNA, that segment of DNA consisting of a stretch of base sequences, consisting of base sequences. Cistron is a segment of DNA consisting of a base sequences that codes for, सारी बात एक ही है, that codes for one polypeptide chain, one polypeptide chain, comma, one transfer RNA, मतलब tRNA, comma, rRNA molecules, or perform any other function in connection with transcription, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता लग गया। अब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बेटा जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ये मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो इन ट्रांसक्रिप्शन structural gene could be monocistronic or पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है देख लो। ये मान लो एक डीएनए सेगमेंट है, ये एक डीएनए सेगमेंट है बेटा, ठीक है। यहाँ पे यहां से लेके यहां तक एक जीन है, जीन 1, ठीक है, जीन 1 है। यहां से लेके बेटा यहां तक जीन 2 है, यहां से लेके यहां तक जीन 3 है। मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों जीन है, ठीक है, जो 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनाने वाले हैं और 3 तरह के कैरेक्टर्स अपीयर करा सकते हैं सेल के अंदर, राइट। तो एक बार ट्रांसक्रिप्शन मान लो बेटा कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ, इसको हम ब्लैक ले लेते हैं,
ठीक है, देखो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ से जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, ऐसे ऐसे आगे 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 बढ़ता चला गया यहाँ तक। तो अब इससे क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीन है, दो जीन है, तो एक प्रोटीन ये मैसेंजर आरएनए हो गया, ये मैसेंजर आरएनए हो गया और ये मैसेंजर आरएनए हो गया। मतलब इनसे 3 तरह की प्रोटीन बनाई जाएगी एक बार, 3 तरह की प्रोटीन बेटा बनाई जाएगी एक ही बार में। ठीक है, तो एक के पीछे एक जो 3 जीन यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम बोलेंगे बेटा पॉलीसिस्टोनिक। मतलब पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे जीन्स एक के पीछे एक लगे हुए हैं, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा बेटा तो सभी जीन्स से जो मैसेंजर आरएनए बनने वाले हैं एक साथ ट्रांसक्राइब होंगे, कई जीन का एक साथ। ठीक है, मोनोसिस्टोनिक में क्या होता है बेटा, देखो मोनोसिस्टोनिक में मान लो, मोनोसिस्टोनिक में ये जीन है, अगर ये जीन है ऐसा, ठीक है, ये जीन है तो ये सिंगल जीन है बेटा, यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, और इससे बनने वाला बेटा, इससे बनने वाला केवल एक ही मैसेंजर आरएनए होगा, जो ये है मैसेंजर आरएनए, और इससे प्रोटीन बनाई जाएगी ये। तो इस तरह के जीन को हम बोलते हैं बेटा मोनोसिस्टोनिक, इस तरह के जीन को बेटा बोलते हैं हम पॉलीसिस्टोनिक। अब आप हमें बताओ कि मोनोसिस्टोनिक जीन किसमें पाया जाएगा और पॉलीसिस्टोनिक जीन किसमें पाया जाएगा, बोलो आप, बोलो बोलो। मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात हम कर रहे हैं। ओनली प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्टोनिक पाया जाएगा बेटा, समझ रहे हो। तो पॉलीसिस्टोनिक जो होगा बेटा ये किसमें होगा, प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट। ठीक है, और इसमें ये होगा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट समझ में आ गया, ठीक है ना। तो किसमें मोनोसिस्टोनिक होगा, किसमें पॉलीसिस्टोनिक होगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। चलो अब हेडिंग तो आप इन मोनोसिस्टोनिक जीन मतलब यूकैरियोट में जो जीन होते हैं बेटा, उसमें 2 रीजन होता है। पहले तो उसके बारे में हम बता दें आपको कि ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इन यूकैरियोट ये जो जीन है ऐसा, ठीक है ना, डीएनए है ये बेटा, ये क्या है, डीएनए है, और इससे जो मैसेंजर आरएनए यहां से बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए जो ऐसे बनेगा बेटा, और बन के बाहर जब निकलेगा ये, मान लो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए आ गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जानते हो कि इसका जो पोलैरिटी होगा वो यहाँ पे 5 डैश होगा और यहाँ पे 3 डैश होगा, ये तो आपको पता है, पहले से पता है, मैंने बताया है। होता क्या है बेटा, इसमें कुछ रीजन जो होते हैं, जैसे कि मान लो यहां से लेके यहां तक कोडिंग सही है, और यहाँ पर ये जो डीएनए सीक्वेंस है ये नॉन कोडिंग है, मतलब ये प्रोटीन के लिए कोडेड है ही नहीं, मतलब अनवांटेड डीएनए सीक्वेंस है, ऐसा समझ लो आप। अनवांटेड डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे है, एक है ऐसा है यहाँ पे, ये जो कोड है मतलब सीक्वेंस है, कोड में अभी बोलूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं ज्यादा उस पर नहीं बोल रहा हूँ। हम ऐसे बोल लेते हैं कि यहां से लेके बेटा यहाँ तक एक डीएनए से का सिंगल मैसेंजर आरएनए है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीन है, इसने एक मैसेंजर आरएनए बनाया, इस मैसेंजर आरएनए में बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डीएनए का कोड है वो कोड जो है अनवांटेड है, उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर ये रहा इसमें तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, समझ रहे हो। न्यूक्लियस में ये सिंथेसिस हुई है बेटा, न्यूक्लियस से बाहर अभी गया नहीं है ये। होता क्या है कि इसको काट के निकाला जाएगा, तब जाके ये क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, मैच्योर मैसेंजर आरएनए। तो अभी क्या है ये, अभी जो है बेटा इसको हम बोलते हैं बेटा
HNRNA। HNRNA का मतलब क्या होगा? हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोजीनियस मतलब कहीं पे जो है सीक्वेंस, जो डीएनए का सीक्वेंस, some sequence coded for protein synthesis and some are not। ठीक है, स्प्लिसिंग होगी बेटा परीक्षित, बहुत बढ़िया यार, तूने तो आगे तक मतलब लगता है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हो घर पे बैठ के, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इस कोडेड सीक्वेंस को एक्सॉन बोलते हैं हम। इसको क्या बोलते हैं? जो कोडेड सीक्वेंस है बेटा ये, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सॉन्स। और जो नॉन कोडेड है इसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। जो नॉन कोडेड है उसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स। जब इनको स्प्लिसिंग के प्रोसेस के थ्रू निकाल के फेंक दिया जाएगा इंट्रॉन्स को, तो ये मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन जाएगा बेटा। यहाँ पे मतलब ये जो 5-2-3- ये जो बना है, ये जो 3 बना है बेटा, यही क्या है? mRNA है, ये mRNA है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पे लिखो आप, इन मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, लिख रहा है ना यहाँ पे सर, हमारी को फुल फॉर्म बताना है सर। एच हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए उसको बोलते हैं। अभी हम लिखवाएंगे, अभी परेशान क्यों होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो इधर, अब यहां पे आप हेडिंग दो, इन मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, in monocystronic gene there are 2 region। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है बेटा? एक्सॉन्स, और दूसरा इंट्रॉन्स। पहला है एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स पे लिखिए दे आर expressed sequences, ये एक्सप्रेस सीक्वेंसेस होते हैं, है ना, एंड इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। ये जो एक्सॉन्स होते हैं बेटा, वो उनको इंटरप्ट कौन करता है? एक्सॉन्स को इंट्रॉन्स। अगर इंट्रॉन्स मतलब एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय एक्सॉन्स, लिख सकते हो आप, यहां पे लिख लो एक्सॉन्स interrupted by introns, exons interrupted by exons। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस, या इनका एक और नाम है बेटा, क्या नाम हो सकता है? कोडिंग सीक्वेंसेस। दे आर एक्सप्रेस्ड और कोडिंग सीक्वेंसेस, एंड कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग लिख सकते हो, कोडिंग सीक्वेंसेस। और ये मैसेंजर आरएनए में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। दे अपीयर इन मैसेंजर आरएनए और मैच्योर आरएनए। दूसरा होता है बेटा रीजन इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को बेटा इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है, ये दे डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए। मैच्योर आरएनए, मैच्योर आरएनए,
नेक्स्ट पॉइंट, दे कुड नॉट, दे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दे कुड नॉट कोडेड फॉर, they are not coded for, they are not coded for any polypeptide or amino acids, they are not coded for any amino acids, they interrupt exons, they interrupt exons, they interrupt exons, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो बेटा इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में कहां पे होगा बेटा, साइटोप्लाज्म में होगा, और इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में कहां पे होगा, न्यूक्लियस, बेटा यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होगा, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा वो सेल साइकिल के किस फेज में होता है, जैसे कि आपको पता है G1 S फेज, G2 फेज, M फेज, M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आप जानते हो। इनमें से ट्रांसक्रिप्शन किस फेज में होता होगा मैक्सिमम, G2 फेज, और बहुत बढ़िया भाई, और कोई आंसर आएगा, G2 फेज। बेटा मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम जो होता है बेटा, मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कहां पे होगा, G2 एंड G1, पहले G1 लिखना चाहिए था, G1 एंड G2 फेज में बेटा मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन होता है, G1 में भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन कहां पे होता है, एस फेज में, उसके पहले G1 फेज आता है बेटा, और उसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, वो बनाए जाते हैं G1 फेज में, वो G1 फेज में बनाए जाते हैं, समझ में आया बात। तो G1 और G2 फेज में बेटा मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन होता है। और एक चीज और है, मैंने शायद बताया है आप लोगों को, एक बार बताना, प्रूफ रीडिंग का काम कौन सा एंजाइम करता है, बता सकते हो, प्रूफ रीडिंग का काम कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में मान लो कहीं पे सीक्वेंस कोई छूट गया है, समझ नहीं आया, चलो ये तो समझ में आया आपको, G1 और G2 तो समझ में आ गया ना लक्ष्य। मैंने पूछा कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है बेटा, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में मेरे तो ऐसे ही क्वेश्चन याद आ गया है, शायद मैंने बताया है आप लोगों को, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है बेटा, कोई सीक्वेंस ऐसा हो सकता है कि छूट जाए रेप्लिकेशन में, तो वो तो म्यूटेशन कॉज करेगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं है, प्रूफ रीडिंग का काम भी होता है लास्ट में। वो कौन सा एंजाइम है बेटा, जो टीलोमरेज नहीं, वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को प्रूफ रीड करता है ना, लग रहा है मैंने बताया नहीं है क्या यार, स्टार लगाओ और लिख लो, स्टार लगा लो और लिख लो, प्रूफ रीडिंग का काम कौन करता है, प्रूफ रीडिंग बाय डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज
पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है बेटा वो प्रूफ रीडिंग का काम करता है। अरे यार इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप लोग, शायद छूट गया होगा क्या, इसलिए आप लोग नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, अब याद रखो आप, डीएनए प्रूफ रीडिंग का काम करता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। ठीक है, अब एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बेटा, एंजाइम्स, एंजाइम्स। तो एंजाइम बेटा इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, साढ़े 10 नीचे चले जाएंगे हम, नीचे चले जाऊंगे आप नहीं बंद हो गया था तो फिर मैंने इसी को, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, सॉरी पॉलीमरेज थर्ड नहीं, डीएनए पॉलीमरेज, ये एक सिंगल टाइप का होता है बेटा, है ना। प्रोकैरियोटिक के केस में बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, मैंने ये गलत लिख दिया, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, ठीक है, और वो केवल एक ही होता है, और दिस इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। बेटा टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए केवल एक ही टाइप का, सर 3 टाइप लिखवाया था प्रोकैरियोट में। किसने लिखवाया था? वो रेप्लिकेशन में लिखवाया था बेटा। डीएनए से डीएनए अलग बात है, यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए आरएनए बनाना है। बात समझो जरा, हम रेप्लिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, मीन्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए, यहाँ पे मैंने लिखा है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए बनाने वाला पॉलीमरेज एक ही होता है बेटा, और वो तीनों की सिंथेसिस करता है, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए और ट्रांसफर आरएनए। समझ में आ गया? लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है बेटा, 3 तरह के होते हैं। चलो, इन यूकैरियोट, इन यूकैरियोटिक सेल देखो बेटा, 3 तरह के होते हैं एंजाइम। लेकिन ये जो भी एंजाइम होते हैं बेटा, ये जो भी एंजाइम होते हैं, ये जो भी इनको क्या बोलते हैं हम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। और ये होगा बेटा 3 तरह का, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज
सेकेंड एंड पॉलीमरेज थर्ड। इसमें से जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है बेटा, यही आरएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है। मतलब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एक्चुअली में जो आरएनए सिंथेसाइज होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस में, वो मैसेंजर आरएनए नहीं होता, वो क्या होता है, एचएनआरएनए होता है। मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, याद रखना, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। बाद में स्प्लिसिंग के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा मैच्योर आरएनए में या मैसेंजर आरएनए में, ठीक है ना। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए। मतलब आरएनए जानते हो ना, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाने के लिए। अब बचा क्या, ट्रांसफर आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बनाएगा, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए बनाएगा बेटा, ये ट्रांसफर आरएनए बनाएगा। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बोलो, किसी को डाउट नहीं है ना? यस, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अब लिखो, स्टेटमेंट लिखो, इन यूकैरियोट, लिखो इन यूकैरियोट RNA polymerase also required, in eukaryote RNA polymerase also require other transcription factor recording चल रही है, other ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक मिनट, हाँ चलो, अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन चलो अब हम चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन प्रोकैरियोट like E. coli, है ना, इशरिशिया कोलाई, RNA polymerase has 5 polypeptides। बेटा जो प्रोकैरियोट में, जैसे कि ई कोलाई में बेटा बैक्टीरिया है, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, उसमें 5 पॉलीपेप्टाइड होता है। मतलब कि जो प्रोटीनियस एंजाइम है बेटा, और इसमें 5 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, समझ रहे हो। और उन 5 पॉलीपेप्टाइड का नाम है बीटा डैश, अल्फा डैश एंड सिग्मा। ये क्या हो गया यार, ये स्मार्ट बोर्ड, ठीक है। क्या होता है, क्या बताया बेटा, बीटा डैश, अल्फा डैश एंड, तो डेल्टा मैंने लिख दिया, सिग्मा, है ना, ऐसा।
तो ये जो बीटा एंड बीटा डैश होता है, 1 2 3 4 5 पॉलीपेप्टाइड हो गया बेटा, ये कैटालिटिक इन नेचर होता है, मतलब कैटालाइज करने में हेल्प करता है। और जो अल्फा अल्फा डैश होता है बेटा, ये जो होता है ये होता है प्रोटेक्टिव इन नेचर, मतलब एंजाइम को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव इन नेचर। और जो ये सिग्मा है बेटा, सिग्मा जो होता है ये इनिशिएशन फैक्टर का काम करता है। वी हैव लाइक इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर्स का काम करता है ये, मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है, स्टार्ट करवाता है, ये जो है ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाता है। समझ में आया यहाँ तक कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया में होता है बेटा, वो 5 तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश एंड सिग्मा पॉलीपेप्टाइड। सिग्मा का काम होता है इनिशिएशन फैक्टर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, समझ जा दो। प्रोटेक्टिव का मतलब ये है बेटा कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन उस एंजाइम को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अदर फैक्टर्स, जैसे कि पीएच चेंज हो जाए, डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, उस एंजाइम को बचाता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को खुद को बचाता है वो, ठीक है ना, प्रोटेक्टिव इन नेचर, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है उस एंजाइम को। तो आरएनए पॉलीमरेज में बेटा इतने सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इनिशिएशन फैक्टर जो है, मतलब कि कहां से, जैसे कि मान लो बेटा कि मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक, बात समझना जरा, ये डीएनए है बेटा, यहाँ 5 डैश है, सॉरी यहाँ पे 3 डैश है, यहाँ पे 5 डैश है, यहाँ पे 3 डैश है, यहाँ पे 5 डैश है। अब देखो ये मेरे, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ठीक, ये क्या मैंने बनाया है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, ये इस डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना चाहता है। अब ये यहां पे जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जाएगा तो इस डीएनए से अटैच कहां पे होगा, किस जगह अटैच होगा बेटा, बोलो 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 बोलो, किस जगह पे अटैच होगा डीएनए में, बोलो बोलो। ये पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, अरे मारेंगे बहुत मार, ये पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए से किस जगह पे अटैच होगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, इनिशिएटर को और क्या बोलते हैं, इनिशिएटर को और क्या बोलते हैं बेटा, प्रोमोटर रीजन बोलते हैं ना, अभी तो पढ़ा यार, एटी रिच, बिल्कुल सही बात है, प्रोमोटर रीजन तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, प्रोमोटर रीजन ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है यार, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, ये प्रोमोटर रीजन है, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आके अटैच होगा, लेकिन इस पॉलीमरेज एंजाइम को नहीं पता कि प्रोमोटर कहां पे है, पॉलीमरेज एंजाइम को नहीं पता कि प्रोमोटर कहां पे है, फिर किसको पता, सिग्मा फैक्टर को पता है, सिग्मा फैक्टर को पता है, ठीक है। तो ये सिग्मा पॉलीपेप्टाइड जो पॉलीमरेज एंजाइम का पार्ट ही है, मतलब ये सिग्मा इसके साथ लगेगा, सिग्मा को मैंने ब्लैक से दिखाया हुआ है, यहां भी ब्लैक से दिखा देता हूं, मैं ब्लैक से दिखा देता हूं, तब क्या होगा, इस बेटा इसमें सिग्मा आएगा और ये सिग्मा हेल्प करेगा फॉर रिकॉग्निशन ऑफ
प्रोमोटर रीजन, रिकॉग्नाइज करना मतलब खोज निकालना, उसको रीड करना, उसका पता लगाना बेटा, समझ रहे हो। तो रिकॉग्निशन, तो ये जो सिग्मा फैक्टर होगा और क्या काम किया, ये रिकॉग्निशन फैक्टर का भी काम करता है सिग्मा। रिकॉग्निशन कोडॉन को रीड कर लेता है कौन, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर का काम समझ में आप लोगों को आया कि नहीं आया। दे इट रिकॉग्नाइज, बिल्कुल बेटा ठीक है। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रोमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज प्रमोटर रीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो सिग्मा फैक्टर का काम समझ में आ गया आपको। तो ये तीन पॉलीपेप्टाइड, तीन तरह के पॉलीपेप्टाइड होते हैं, होते हैं कितने, 5 होते हैं। ठीक है, अब चलो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि पॉलीमरेज एंजाइम माइनस सिग्मा फैक्टर, यहाँ पे लिखो पॉलीमरेज एंजाइम माइनस सिग्मा फैक्टर इज इक्वल टू कोर एंजाइम। बेटा ये याद रखना आप लोग कि आरएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया में पाया जाता है उसमें पॉलीमरेज एंजाइम का कोर एंजाइम क्या होता है, वही बीटा बीटा डैश अल्फा अल्फा डैश। मतलब उसमें से अगर हम सिग्मा पॉलीपेप्टाइड को निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा, कोर एंजाइम उसको हम लोग बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब एक बात है बेटा, ये जो मैंने आपको बताया कि ये मैंने बताया कि मान लो यहाँ पे एक पॉलीमरेज एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है बेटा, ये है पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और इसमें बेटा इसमें एक सिग्मा फैक्टर लग गया। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, पॉलीमरेज यहाँ पे आया, सिग्मा फैक्टर ने स्टार्ट करा दिया, सिग्मा फैक्टर ने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। और ये जो है पॉलीमरेज बेटा, ये पॉलीमरेज यहां से यहां तक गया है। ठीक है, यहां तक पहुंचा है, फिर यहां से यहां तक पहुंच गया बेटा, यहां पे पहुंच गया ये। ठीक है, अब क्या है, और ये जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है बेटा, ये सिग्मा फैक्टर बाहर हो जाता है। देख लो सिग्मा फैक्टर बाहर हो गया, समझ रहे हो। अब यहां पर बेटा टर्मिनेटर कोडॉन है, मतलब इस पॉलीमरेज एंजाइम को बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का साथ छोड़ देना है। तो पॉलीमरेज एंजाइम को यहां से निकालने में, मतलब टर्मिनेट करने में हेल्प कौन करता है, रो फैक्टर। एक दूसरा फैक्टर होता है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं, रो फैक्टर। रो फैक्टर आपके एनसीईआरटी में रो फैक्टर को ऐसे पी लिखा होगा और ऐसे दिखाया होगा, ऐसे है ना, रो फैक्टर RHO, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर का काम क्या होगा बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम के साथ आके वो मिल जाता है और टर्मिनेटर कोडॉन को रीड करते हुए जाता है। जहां टर्मिनेटर मिलेगा वहां पे वो पॉलीमरेज एंजाइम को हेल्प करता है फ्रॉम सेपरेशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड। समझ में आ गया आपको रो फैक्टर काम क्या करता है, रो फैक्टर क्या काम करता है, समझ में आ गया या नहीं आया।
रो फैक्टर क्या काम करता है बेटा, समझ में आया या नहीं आया? एक बार और। नो। ओके ओके ओके, ये तो कोर एंजाइम समझ में आ गया होगा। अब देखो, चलो मैं बताता हूं, फिर से बताता हूं सारी बात। बेटा ये डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। यहां पर ये टर्मिनेटर कोडॉन है, टर्मिनेटर कोडॉन है, मतलब यहां पे ऐसे सीक्वेंस है डीएनए के जहां पर आरएनए नहीं बन सकता। पॉलीमरेज एंजाइम काम करते करते यहां तक आएगा, यहां से आगे नहीं जाएगा वो, ठीक बात है ना। यहाँ पे है प्रोमोटर रीजन, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन है, ठीक है। हुआ क्या है बेटा कि यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आया और इसके साथ लग गया ये, ठीक है। इसको यहाँ पे अटैच होने में हेल्प किया किसने, किसने हेल्प किया बेटा? सिग्मा फैक्टर ने, ठीक है। अब हुआ क्या है, यहां से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये पॉलीमरेज एंजाइम बेटा, ये पॉलीमरेज एंजाइम कहां कहां आ गया बेटा? अब जो है यहां से घिसक के यहां पे आ गया है, ये यहां से यहां पे आ गया पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक। और इसने क्या किया बेटा, इसने ऐसे मैसेंजर आरएनए बनाता चला गया, ऐसे मैसेंजर आरएनए बनता चला गया, देख रहे हो। अब ये जो रो फैक्टर है, ये रो फैक्टर तो बेटा यहां से निकल के अलग हो गया, देख लो, ये रो फैक्टर अलग हो गया, यहां से यहां कहानी बढ़ी है, आगे देख लो। ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां से बढ़ के यहां पे आया, इस डीएनए सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसने मैसेंजर आरएनए बनाना शुरू किया, जो रेड कलर से हमने दिखाया है, ये रेड कलर से हमने दिखा रखा है, देखो रेड कलर से दिखाया है, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है यहां तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां तक पहुंचा है, तब इसके साथ में क्या आ जाएगा, इसके साथ में एक और फैक्टर आ गया बेटा, जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर, देख रहे हो, रो फैक्टर आ गया, इसमें मैंने दिखाया है रो फैक्टर एक आ गया, इसके साथ लग गया, समझ रहे हो। अब क्या होगा, ये रो फैक्टर जैसे ही यहां पे आएगा, इस रो फैक्टर को पता है कि टर्मिनेटर कोडॉन कहां पे है, रो फैक्टर को पता है कि टर्मिनेटर कोडॉन कहां पे है। तो ये जैसे कि दोनों साथ में आएंगे यहाँ पे बेटा, रो फैक्टर ने, जैसे कि ये यहाँ पे आया, तो रो फैक्टर ने क्या किया कि इस पॉलीमरेज एंजाइम को यहां से डिटैच करा दिया और खुद भी अलग हो गया, देख लो, और खुद भी अलग हो गया यहाँ पे आने के बाद। और ये जो आपका आरएनए था वो यहाँ पे ऐसे बनता हुआ, सॉरी, ये यहां से यहां बनता हुआ आरएनए, ये आरएनए बन गया बेटा, और पॉलीमरेज अलग हो गया, पॉलीमरेज अलग हो गया, पॉलीमरेज अलग हो गया बेटा। पॉलीमरेज को सेपरेट करने का काम किसने किया है, रो फैक्टर ने किया है। पॉलीमरेज को सेपरेट करने का काम फ्रॉम डीएनए किसने किया है, रो फैक्टर ने किया है। परीक्षित पूछ रहा है कि ये रो आया कहां से है, ठीक है बेटा। रो फैक्टर एक प्रोटीन है, रो फैक्टर ये एक प्रोटीन है जो पॉलीमरेज एंजाइम के साथ मिलके काम करता है, और काम इसका ये है कि पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए फ्रेगमेंट से डिटैच कराने का काम करता है ये। मतलब जैसे कोई ड्राइवर है बेटा, उसको कहां पे अपनी जर्नी को खत्म करना है ये उसको नहीं पता, मुझे पता है, मैं उसके साथ बैठ गया बीच में से, समझ रहे हो, समझ रहे हो। जैसे गांव, किसी के गांव जा रहे हो आप, उससे पूछ रहे हो पता
कि भाई तुम्हारा घर गांव गांव में पहुंच चुके हो आप, उससे पूछ रहे हो कि भाई तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो वो कह रहा है कि आप कहाँ हो बताओ, मैं वहीं पे आ जाता हूँ। आप उसके पास गए गांव के बाहर, उसके कार में बैठ के उसके साथ अपने घर को ले आए और आपकी जर्नी खत्म हो गई। ये किसने बताया? आपने बताया, तो आप रो फैक्टर हो। और कार को चलाना बंद किसने किया? ड्राइवर ने। तो ड्राइवर जो है पॉलीमरेज एंजाइम, ऐसा समझ लो। तो डीएनए स्ट्रैंड पे अब ट्रांसक्रिप्शन को रोक देना है, ये किसने बताया? रो फैक्टर ने। तो रो फैक्टर रीड किसको करता है बेटा? टर्मिनेटर कोडॉन ऑन डीएनए, टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑन डीएनए, टर्मिनेटर सीक्वेंस ऑन डीएनए, रो फैक्टर काम करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? अब बताओ। क्लियर हो गया परीक्षित, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है बेटा स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लिखो, हेडिंग दो। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में पहला क्या आएगा बेटा? एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। नंबर 1 क्या आ जाएगा बेटा? नंबर 1 एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देखो, तो अब न्यूक्लियोटाइड्स के एक्टिवेशन में क्या होने वाला है? देखो, हमको पता है कि वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स बना के साइटोप्लाज्म में रखे गए हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड्स? जिनके पास कोई एनर्जी नहीं है, मतलब ए एम पी रखा गया है। डी डी ए एम पी नहीं, केवल ए एम पी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसमें क्या लग जाएगा बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, यही लगेगा ना? यही लगेगा ना? तभी तो एक्टिव होगा ये। एंजाइम कौन सा लगेगा ये आपको पता है, ये आपको पता है, आप लिखो, मैं नहीं बताने वाला, कई बार बता चुका। ठीक है, पता है आपको। अब जब ये एक्टिव होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? ए, बोलो बोलो, ए टी पी। बहुत बढ़िया परीक्षित, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। ए टी पी। ठीक है, अब इसी तरह से बेटा जी एम पी के साथ लगेगा बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? जी टी पी में। इसी तरह से यू एम पी प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4, और ये कन्वर्ट हो जाएगा यूटीपी। यूटीपी फास्फोराइलेज एंजाइम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और फिर है CMP 2H3PO4, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CTP। CTP है ना? CTP साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट ये क्या है बेटा? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। सर प्रीफर एटीपी क्यों होता है? सर प्रीफर एटीपी,
प्रीफर एटीपी क्या होता है, मैं समझ में नहीं आया कि प्रीफर एटीपी क्या बोल रहे हो, मतलब ये क्यों लगता है, ये क्यों लगाया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप क्यों लगाया जाता है, ये पूछ रहे हो, या सिर्फ एटीपी के बारे में कुछ पूछ रहे हो? सर एटीपी एक्टिवेटेड, अच्छा, एनर्जी करेंसी एटीपी बोलते हैं ना, हाँ बिल्कुल, एटीपी जो बोलते हैं बेटा वो भी यही होता है, उसमें डीऑक्सी नहीं होता है शुगर। आप अगर मान लो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को अगर बनाना चाहो बेटा, तो देखो ये है शुगर, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहां पर एडेनोसिन सॉरी एडेनिन है, फर्स्ट कार्बन पे एडेनिन है, और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है बेटा, यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, तो यहाँ इस जगह पे 1 2 और 3 फॉस्फेट लग गया, तो ट्राइफॉस्फेट हो गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर एनर्जी तो जीटीपी से भी मिलता है, सर एनर्जी तो जीटीपी से भी मिलता है, बट एटीपी को ही एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ऐसा ऐसा क्यों, देखो, क्योंकि बेटा आपको पता है केमिस्ट्री आप हमसे ज्यादा जानते हो, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जो क्रेब्स साइकिल में बनता है फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, जब कंपाउंड का क्रेब्स साइकिल चलती है बेटा, तो जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, जीटीपी से फॉस्फेट ग्रुप एटीपी ले लेता है, सॉरी एडीपी ले लेता है और कन्वर्ट होता है एटीपी में। एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ के एनर्जी लिबरेट करना आसान होता है बेटा, और वो स्टेबल भी होता है, मतलब कि वो जो है उसी के अकॉर्डिंग सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन जितने भी बने हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो एटीपी से एनर्जी गेन कर लेता है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, आप जानते हो, जीटीपी से नहीं। और भी अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो और भी इसके रीजन हो सकते हैं, बट उसकी चर्चा हम अभी नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं बेटा कि ये जो है, जो एक्टिवेटेड, दीज आर द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड है, और इनको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इन सभी को हम बोल सकते हैं दीज आर द न्यूक्लियो, और कौन सा, सॉरी राइबो न्यूक्लियो लिखो तो ज्यादा बेटर होगा, दीज आर द राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हैं इनको हम। अब ये पहले से अब इनमें एनर्जी आ गई, ऐसा इसलिए बेटा, जैसे मान लो ये डीएनए, ये डीएनए की सिंथेसिस चल रही है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के यहाँ पे जोड़ना है, ये न्यूक्लियोटाइड है बेटा, इसको यहाँ पे जोड़ना है, तो जब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा ऐसा, तो ये जानते हैं हम कि ये एनर्जी मेडिएटेड प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं से एटीपी को खोज के लाना पड़ेगा एनर्जी के लिए। अब क्या होगा कि मान लो एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाई, एटीपी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन को रोक देना पड़ेगा, जो अच्छा बात नहीं है। बीच में इस काम को रोक देने का मतलब ये हो गया कि वो सही तरीके से आगे चल के नहीं हो सकता पूरा, इसलिए ये प्रोसेस अगर चल पड़ा तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा इसको, इसलिए एनर्जी की व्यवस्था पहले ही न्यूक्लियोटाइड कर लेते हैं। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये ट्राइफॉस्फेट है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ के निकाला जाएगा, और बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, और उसी एनर्जी के हेल्प से ये ट्रांसक्रिप्शन या डीएनए रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन चलता रहता है। और ये डीऑक्सी नहीं है, ये सारे के सारे क्या है, राइबो है, बस राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड
ट्राइफॉस्फेट नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? एक्टिवेशन तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो बेटा, डीएनए टेम्पलेट। सेकेंड लिखो, डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट, अब एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए बेटा इसके लिए, समझ रहे हो? अब एक्टिवेशन तो हो गया एनर्जी का और न्यूक्लियोटाइड का, अब डीएनए टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, अब ये है डीएनए टेम्पलेट, ऐसा ऐसा डीएनए टेम्पलेट जिसमें कि क्या होना चाहिए, एक प्रमोटर रीजन होना चाहिए, एक टर्मिनेटर होना चाहिए, ऐसा। तो लिखो इसमें डीएनए टेम्पलेट में लिखिए, ड्यू टू स्पेसिफिक सिग्नल, ड्यू टू स्पेसिफिक सिग्नल्स, ड्यू टू स्पेसिफिक सिग्नल्स in promoter region, in promoter region DNA open, due to specific signals in promoter region DNA open, मतलब कि डीकॉइलिंग होगी, open and ready to transcribe, and ready to transcribe।